Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to another lecture. In this lecture, we are going to cover the last topic of this course, Programming Fundamental, Introduction to Arrays. We have covered arrays in the last live section, but in order to facilitate the students, I am going to record this lecture again. So, we have seen in the last lecture that how to declare an array. So I am showing you side by side both the uh, slide as well as how to perform it practically over the code block. So as you can see that this is the method to declare an array. You have to write data type, like let's suppose any data type you can write, then the name of array, and then in square bracket you have to provide the size of the array. This square bracket is known as the size declarator. It tells the compiler that how many element of the defined type can be in that array. जैसे कि integer टेस्ट नाम की एरे है तो उसका साइज 5 है, तो इसमें 5 एलिमेंट हम सेव कर सकते हैं. करेक्टर टाइप की जो एरे है उसका नाम नेम है और उसमें 6 हम करेक्टर टाइप के वेरिएबल या वैल्यू सेव कर सकते हैं. ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम लाइव लेक्चर में बता दिया था. मेमोरी एलोकेशन जो होती है एरे की वो कंसेक्यूटिव मेमोरी एलोकेशन होती है. ठीक है, अगर लेट सपोज एड्रेस 1 है तो वो पहले एलिमेंट को मिलेगा, एड्रेस 2 दूसरे एलिमेंट को, एड्रेस 3 तीसरे एलिमेंट को. तो इसको कहते हैं कंसेक्यूटिव. रैंडम एलोकेशन नहीं होती यानी कि. ठीक है जनाब, कितनी मेमोरी एलोकेट होगी एक एरे को, इट डिपेंड्स ऑन द साइज. तो अगर इंटीजर एक सिंगल वेरिएबल 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है तो यहाँ पे हमारे पास एक एरे का साइज है 5, तो 5 4 20 बाइट्स एलोकेट होंगे इस पूरी एरे को. जब भी आप एक्सेस करेंगे एरे को तो इंडिविजुअल बेसिस पे किया जाएगा. ठीक है, एक्सेस करते हुए टाइम आप जो स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर यूज़ करेंगे उसको सब स्क्रिप्ट बोलते हैं. सब स्क्रिप्ट की जो वैलिड वैल्यू है वो है 0 to n-1. यहाँ n से मुराद साइज है. मिसाल के तौर पे मैं एक्सेस करने से मेरी मुराद क्या होती है, प्रिंट करना वैल्यू को या डिफाइन करना इंडिविजुअल एलिमेंट्स को, यूज़ करना. सिंपल इज दैट. एक्सेस से मुराद है यूज़ करना. तो मैं अगर टेस्ट को जो है वो ये जिस तरह हम एक नॉर्मल वेरिएबल को लिख देते हैं कि टेस्ट इज इक्वल्स टू 10, तो ऐसे हम यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि ये एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये एक एरे है. तो वी हैव टू इनिशियलाइज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट. ठीक है, तो इस तरह जो एलिमेंट्स की शुरुआत होती है वो जो है वो 0 सबस्क्रिप्ट से होती है. तो मैंने यहाँ पे 2 एलिमेंट एक्सेस किए हैं टेस्ट एरे के. अब आप देख सकते हैं कि जो सबस्क्रिप्ट है इस स्लाइड में भी दिखाया जा रहा है वो 0 से शुरू होते हैं अप टू n-1 तक चलते हैं. ठीक है, सो एक्सेस जब आप करेंगे एरे को तो वो 1 by 1 करेंगे, इंडिविजुअल बेसिस पे करेंगे. ठीक है, जिस तरह यहाँ किया हुआ है इस स्लाइड में दिखाया गया है कि आर्स एक एरे थी जिसके 0 या फर्स्ट एलिमेंट को 20 असाइन कर दिया. जिस तरह हमने यहाँ पे टेस्ट एरे को के 0 यानी कि पहले एलिमेंट को और दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट को हमने 10 एंड 20 रिस्पेक्टिवली असाइन कर दिया है. तो बाकी जो 3 एलिमेंट रह गए हैं उनमें गार्बेज वैल्यू रहेगी, या जिसको हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से रिप्रेजेंट किया हुआ है. ठीक है, आप एक एरे को नॉर्मल वेरिएबल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. जिस तरह मैंने यहाँ पे नॉर्मल इंडिविजुअल एलिमेंट को इंडिविजुअल वैल्यूज़ दी हुई है, डायरेक्ट दी हुई है, मैनुअल तरीके से दी है. आप ये काम सीन से भी कर सकते हैं. ठीक है,
लाइक दिस के जो उसका पहला एलिमेंट है उसको तो 10 दे दिया, दूसरे एलिमेंट को 20 दे दिया, थर्ड एलिमेंट को जो मैं रीड कर रहा हूँ वो सीन से कर रहा हूँ, जिस तरह मैं एक नॉर्मल वेरिएबल के साथ करता था। तो आप यहाँ देखें वो मुझसे इनपुट मांगने लग जाएगा जब ये प्रोग्राम रन होगा। तो कोई प्रॉम्प्ट मैसेज नहीं है, इसलिए जो है वो डायरेक्ट इनपुट मांग रहा है। इसी तरीके से एक्सेस करने के बहुत सारे नज़रिए एंड वे आउट हैं। एक्सेस से मुराद यूज़ करना है। यूज़ करने के लिए आप उसको रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। अभी हमने रीड किया है लाइन नंबर 10 पे, 9 पे और 8 पे, इसको हमने राइट किया है। ठीक है, अब हम इसको रीड करते हैं। तो रीड कैसे करते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो कहने का मकसद ये था कि जो रीडिंग और राइटिंग है वो इंडिविजुअल बेसिस पे की जाएगी, और जस्ट लाइक आप जिस तरह एक ऑर्डिनरी वेरिएबल को रीड एंड राइट करते हैं, इसी तरीके से इसको भी आप रीड एंड राइट कर सकते हैं। ये लेकिन 10 इसने डिस्प्ले करा दिया क्योंकि हमने इससे ज़ीरो या फर्स्ट एलिमेंट की बात की थी, तो उसने 10 प्रिंट करा दिया। कभी भी हम इसको ऐसे नहीं कर सकते कि मैं इसको ये कर दूं। ठीक है, मतलब मैं सी आउट करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ एरे का नाम लिख दूँ और मैं ये उम्मीद लगाऊं कि ये सारे एलिमेंट प्रिंट कर देगा, तो नहीं, ये इलीगल तरीका है। आपको इंडिविजुअल बेसिस पे एक्सेस करना होगा। बट यू हैव टू फाइंड आउट कि अगर मैं इसको बाई नेम यूज़ करता हूँ तो ये क्या चीज़ प्रिंट करता है। आप लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि साइज़ 5 है, आपको 5 दफ़ा इनपुट लेना होगा, 5 दफ़ा उसको मैनिपुलेशन करनी होगी। तो आप लूप को यूज़ करते हुए रीडिंग कर सकते हैं। लेट्स सपोज लाइक दिस। यहाँ पे मैंने आई लिख दिया और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई का एक लूप बना दूंगा फोर फोर के ज़रिए, क्योंकि मुझे पता है कि जो है वो लेट्स सपोज इंटीजर तो यहाँ मैंने देखें एक लूप बना दिया आई का, जो कि 0 से शुरू हो रहा है, 5 तक चलेगा, और हर बार जो है वो अपनी बॉडी में क्या कर रहा है, वो सीन की कमांड यूज़ करते करते हुए टेस्ट जो अरे है उसको रीड करवा रहा है। इससे काम आसान इसलिए हो गया कि मुझे अब 5 दफ़ा 5 लाइंस नहीं लिखनी है रीड करने के लिए, मैं लूप के ज़रिए ये कर सकता हूँ। एक ख्याल जो आपको रखना होता है जब आप एरे के साथ डील कर रहे होते हैं, और वो क्या है कि नो बाउंड चेकिंग इन दी सी प्लस प्लस। बाउंड चेकिंग से मुराद ये है कि सी प्लस प्लस ये नहीं चेक करेगा कि जो आपने सब स्क्रिप्ट दिए हैं वो वैलिड हैं या नहीं हैं। मिसाल के तौर पे ये जो एरे है इसके जो वैलिड सब स्क्रिप्ट हैं वो 0 से 4 तक के हैं। ठीक है, तो 0 से 4 तक के हैं, हम 0 से 4 तक का डेटा इसमें फीड कर सकते हैं, 5 एलिमेंट का डेटा फीड कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं छठे एलिमेंट का भी डेटा फीड कर दूं, सातवें का भी कर दूं, तो सी प्लस प्लस मुझे एरर नहीं देगा। लेकिन जब मैं प्रिंट करने जाऊंगा तो हो सकता है मुझे गार्बेज वैल्यूज देखने को मिले। अब आप देख सकते हैं मैं जो है वो अ, इसको रीड करते हैं हम और देखते हैं कि चला के देखते हैं इस प्रोग्राम को। तो ये मुझसे वैल्यूज रीड कर रहा है। ठीक है, तो ये मैंने 5 वैल्यूज प्रिंट कर दी, 5 वैल्यूज सॉरी इसको इनपुट कर दी। ठीक है, आखिरी में ये चीज़ क्या प्रिंट हो रही है ये आपको खुद फाइंड आउट करना होगा, ये क्या चीज़ प्रिंट हो रही है। हम इस लाइन को बंद कर देते हैं। ठीक है,
तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है कि जब राइटिंग कर रहा था तब तो मैंने उसकी सब वैलिड सबस्क्रिप्ट रखे 0 से 4, लेकिन जब मैं रीडिंग करने जा रहा हूँ तो मैंने सबस्क्रिप्ट बढ़ा दिए हैं। लेकिन बताने का मकसद ये था कि सी प्लस प्लस कहीं भी बाउंड चेकिंग नहीं करता। तो आप ये देखें, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा, और ये देखें पांचवा, और ये छठा भी इसने प्रिंट करा दिया, लेकिन मैंने छठा इसको दिया ही नहीं था। ठीक है, तो एक तरह की गार्बेज वैल्यू इसने प्रिंट करा दी। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं सबस्क्रिप्ट तो वैलिड रखता हूँ फॉर रीडिंग पर्पस, लेकिन राइटिंग के लिए मैं लेट सपोज इसको कर देता हूँ 7 तक, लेकिन साइज आप देखें 5 ही था। ठीक है, और इसको भी कर देता हूँ 7 तक। अब यहाँ पे देखें आखिरी सबस्क्रिप्ट होना चाहिए था अगर ये बाउंड चेकिंग करता है, लेकिन ये मुझसे फर्दर इनपुट मांग रहा है क्योंकि आई की वैल्यू 7 तक जा रही है। और जब प्रिंटिंग की बात आई तो देखें इसने 5 तक तो गारंटी थी क्योंकि 5 तक तो वैलिड सबस्क्रिप्ट है, लेकिन ये देखें ये दो जो एलिमेंट एक्स्ट्रा आ रहे हैं ये गार्बेज वैल्यू या डिफरेंट वैल्यू, अनएक्सपेक्टेड वैल्यू शो करा रहा है। सो किस्सा मुख्तसर ये है कि देयर इज़ नो बाउंड चेकिंग इन द सी प्लस प्लस। आपको जो सबस्क्रिप्ट की रेंज है वो वैलिड रखनी है और वो खुद ही रखनी है। सी प्लस प्लस का कंपाइलर इस बात का ख्याल नहीं रखेगा। तो वैलिड सबस्क्रिप्ट की रेंज क्या होती है? 0 to n-1। एरे की इनिशियलाइजेशन अभी तक जो हमने देखी है वो हमने क्या देखी है, हमने देखा है कि हम एक एरे को डिक्लेयर करते हैं जस्ट लाइक अ नॉर्मल वेरिएबल, स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं हम लूप का इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर डायरेक्ट उनमें एंट्री कर लेते हैं। एक और तरीका क्या है कि आप इनिशियलाइजेशन लिस्ट के ज़रिए भी जो है वो एक एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि डेटा टाइप लिखेंगे, नाम लिखेंगे, साइज लिखेंगे, और इज इक्वल्स टू की साइन लगाएंगे, और फिर ये देखें ब्रेसेस लगाएंगे आप। अब यहाँ पे आप जो है नंबर ऑफ जितना साइज है उतने एलिमेंट्स आप लिख सकते हैं। मैंने 1 2 3 4 5 लिखा है, आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो दिस इज लाइक डिक्लेयर के टाइम अगर आप इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं एरे को तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। इसको इनिशियलाइजेशन लिस्ट बोली जाती है। ठीक है, प्रिंटिंग के लिए अगेन अब प्रिंटिंग करनी है, सी आउट करना है। ठीक है, और तो प्रिंटिंग जो है 1 by 1 ही होती है। प्रिंटिंग ऐसा नहीं है कि मैं नाम लिखूं और प्रिंटिंग हो जाए। ठीक है, तो ये देखें 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, 4 लिखूंगा तो आखिरी एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड मैनुअल असाइनमेंट यूजिंग द इनिशियलाइजेशन लिस्ट। इसको इनिशियलाइजेशन लिस्ट बोलते हैं। पार्शियल भी कर सकते हैं आप, मिसाल के तौर पे लाइक दिस। तो इस तरह मैंने सिर्फ 3 एलिमेंट को इनिशियलाइज किया है, बाकी के जो 2 एलिमेंट है वो अनइनिशियलाइज्ड हैं। अच्छा, याद रहे कि अगर मैं ये करता हूँ तो इस तरह तो मेरी पूरी एरे अनइनिशियलाइज्ड है। जब मेरी एरे कंप्लीटली अनइनिशियलाइज्ड होती है तो उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब वहाँ पे सब बॉक्सेस में गार्बेज वैल्यू रहती है। लेकिन अगर मैं उसको पार्शियल इनिशियलाइज कर दूं लाइक दिस, तो 3 एलिमेंट्स में तो 1 2 3 सेव हो गया, लेकिन जो 2 रिमेनिंग बॉक्सेस हैं या जो रिमेनिंग एलिमेंट्स मौजूद हैं उनमें 0 सेव हो जाता है ऑटोमेटिकली। यानी कि अगर पार्शियल इनिशियलाइजेशन करते हैं तो फिर सी प्लस प्लस कंपाइलर क्या करता है कि वो 0 सेव कर देता है इंस्टीड ऑफ अ गार्बेज वैल्यू।
ठीक है। अच्छा जी, इम्प्लिसिट एरे साइजिंग से मुराद ये होती है कि जैसे कि यहाँ पे मैंने एरे एरे को डिक्लेयर करते वक्त उसका साइज बता दिया है, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मुझे, यानी कि अगर मैं इनिशियलाइजेशन लिस्ट यूज़ कर रहा हूँ तो इम्प्लिसिट एरे साइजिंग से मुराद ये होती है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे साइज़ मेंशन करें अगर आप लिस्ट मेंशन कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? यानी कि अगर तो मैं एक ब्लैंक एरे बना रहा हूँ तब तो मुझे यहाँ पे साइज़ देने की ज़रूरत है। हर हाल में मुझे कंपाइलर को बताना है कि भाई मैं एक एरे बनाना चाहता हूँ जिसका साइज़ 8 होगा। लेकिन अगर मैं ये इनिशियलाइजेशन लिस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि मैंने उसको एलिमेंट्स बता दिए, अब साइज़ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितने एलिमेंट्स मैंने अभी उसको बताए हैं वो ऑटोमेटिकली जो है एरे को उतना साइज़ का बना लेगा कि जितने मैंने उसको एलिमेंट इनिशियलाइजेशन लिस्ट में दिए हैं। तो दो चीज़ें ज़रूरी हैं एरे को डिक्लेयर करते वक्त, या तो आप एरे का साइज़ बता दें उसके बाद उसको एक्सेस कर लें, या आपके पास अगर टोटल एलिमेंट्स पहले से ही मौजूद हैं और आप चाह रहे हैं इनिशियलाइजेशन लिस्ट के ज़रिए मैं डिक्लेयर करूं तो फिर आप उसको एलिमेंट्स सारे के सारे बता दें, वो साइज़ खुद एडजस्ट कर लेगा। ठीक है जी, प्रोसेसिंग एरे कंटेंट्स ये आज का नया टॉपिक है, यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, एरे एलिमेंट कैन बी ट्रीटेड ऑर्डिनरी वेरिएबल, जैसे मैंने आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जो एरे के एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल ऑर्डिनरी वेरिएबल की तरह ट्रीट किए जाते हैं, बस फ़र्क क्या है कि आपको इंडिविजुअल बेसिस पे करना होता है। मिसाल के तौर पे मैंने ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख दी कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस दिस, तो ये बिल्कुल एक इंडिविजुअल एलिमेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि जो पहला एलिमेंट है टेस्ट एरे का उसको इस एक्सप्रेशन में वो इस्तेमाल कर लेगा। ठीक है, आप कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, रिलेशनल एक्सप्रेशन है, लॉजिकल एक्सप्रेशन है, उसमें आप एक एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट को बिल्कुल नॉर्मल वेरिएबल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू मेंशन करना आप नहीं भूलें। यू हैव टू यूज़ इंडिविजुअली, और इसको जब भी आप ये भी याद रखेंगे जब भी आप एरे को यूज़ करेंगे, जब भी एरे को एक्सेस करेंगे, तब जो स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू आती है वो सबस्क्रिप्ट कहलाती है जो कि 0 to n-1 तक चलती है। देयर इज अ डिफरेंस, दो तरीके हैं, ये देखें मैनिपुलेशन की जा रही है एरे के कंटेंट्स के अंदर। अमाउंट लेट सपोज एक एरे है और जो सबस्क्रिप्ट का वेरिएबल है वो लेट सपोज काउंट है, तो इन्होंने लिख दिया अमाउंट देन काउंट माइनस माइनस। तो यहाँ जो मैनिपुलेशन की जा रही है वो सबस्क्रिप्ट में की जा रही है, और यहाँ जो सब मैनिपुलेशन की जा रही है वो वैल्यू में की जा रही है। ठीक है, लेट सपोज एक्स कोई भी साइज है, 4 5 है, जो भी वॉट एवर। तो लाइन नंबर 7 के ऊपर जो मैनिपुलेशन हो रही है वो सबस्क्रिप्ट में हो रही है। अगर एक्स 7 है तो वो ऐड कर देगा उसको एक्स यहाँ पे सबस्क्रिप्ट को, लेकिन पोस्ट फिक्स मोड के अंदर। और यहाँ पे क्या करेगा, जो वैल्यू निकलेगी वेरिएबल की एरे की उसमें इंक्रीमेंट करेगा। तो ये फ़र्क है। ठीक है, अच्छा अगर मुझे दो एरे को कॉपी करना है, मिसाल के तौर पे
ठीक है, ये दो एरेज हैं। तो मुझे अगर कॉपी करना है, लेट्स सपोज टेस्ट 2 जो है मेरी जो एरे है वो ब्लैंक है, तो मैं इस तरह नहीं कर सकता। दिस इज नॉट अ वे टू कॉपी एन एरे। एक एरे के कंटेंट्स अगर आप दूसरे एरे में कॉपी करना चाहते हैं तो दिस इज नॉट द वे। आपको इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर ये करना होगा, जिस तरह यहाँ दिखाया हुआ है कि लाइक कि जो पहला एलिमेंट है टेस्ट 1 का वो कॉपी हो जाएगा पहले एलिमेंट ऑफ द टेस्ट 2 वेरिएबल। एरे एज अ होल कभी भी एक्सेस या प्रोसेस नहीं होती, इंडिविजुअल बेसिस पर ही की जाती है। तो ये देखें, प्रिंटिंग की जाए, चाहे कंपेयर किया जाए, चाहे कॉपी किया जाए, आपको वन बाय वन ही करना है। यहाँ पे देखें एरे के एलिमेंट को सम किया जा रहा है। ठीक है, अगर लेट सपोज एक एरे है उसमें टेस्ट स्कोर है, मैं कहूँगा भाई पूरे एरे को आप सम कर दें, तो कैसे करेंगे? सम इज इक्वल प्लस इक्वल्स टू सम प्लस टेस्ट एलिमेंट। ठीक है, कंपेयर करना है, ये बहुत कॉमन और बहुत पूछे जाने वाला सवाल है कि दो एरेज को अगर कंपेयर करना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देखें, पहली एरे है जिसमें 5, 10, 15, 20, 25 सेव है, दूसरी में भी यही तकरीबन वैल्यू सेव है। ठीक है, तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसकी टाइप है बूल, उसका नाम है एरेज इक्वल, और पहले से उसको बोल दिया कि वो ट्रू है। ठीक है, वाइल एरे इक्वल्स एंड काउंट लेस देन साइज, यानी कि जो काउंट है वो साइज से छोटा होना चाहिए। साइज 5 है, काउंट 0 है, तो ये कंडीशन भी ट्रू है और एरे इक्वल तो है ही ट्रू। तो जब तक ये कंडीशन दोनों ट्रू है, अब क्या है, इफ फर्स्ट एरे काउंट, पहला एरे फर्स्ट एरे ये रहा, इसका काउंट मतलब इसका पहला एलिमेंट, पहला एलिमेंट अगर तो बराबर नहीं है, नॉट इक्वल्स टू सेकंड एरे काउंट, मतलब सेकंड एरे के पहले एलिमेंट, यानी कि दिस वन एंड दिस वन, इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, तो क्या करे, एरे इक्वल को फॉल्स कर दे और काउंट को प्लस प्लस कर दे। तो लेट सपोज कि अगर ये 5 5 नहीं होते तो ये फॉल्स हो चुका होता और ये ऊपर आता, तो यहाँ पे फॉल्स मिलता उसको। जैसे ही फॉल्स मिलता तो वो बकिया चेकिंग नहीं करता, लेकिन फिलहाल ये दोनों बराबर हैं, तो ये जो इफ की कंडीशन है ये फॉल्स हो गई। ठीक है, तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, सिर्फ ये हुई, काउंट प्लस प्लस हो गया, काउंट हो गया अब 1, तो 1 इज लेस देन साइज। हाँ, ये बात भी ट्रू है और ये तो पहले से ही ट्रू था। उसके बाद उसने दूसरे एलिमेंट को चेक किया, 10 को चेक किया, 15 को किया, इस तरह ये जब सारे एलिमेंट बराबर आ गए तो इफ एरे अभी भी अगर आप चेक कर रहा है कि अगर ये सारी कार्रवाई के बाद एरे इक्वल्स 0 है या 1 है, ट्रू या फॉल्स का मतलब क्या होता है कि 0 या 1। तो इफ एरे इक्वल्स मीन्स कि अगर इफ ट्रू होता है तो फिर ये एरे इक्वल्स को प्रिंट कर देगा। तो दिस प्रोग्राम इज वेरी यूजफुल इन ऑर्डर टू कंपेयर द टू एरे। आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, ग्रेटर देन लेस देन की वैल्यू निकाल सकते हैं कि दो एरे में सबसे छोटा या बड़ा कौन सा है। ठीक है जनाब, तो दैट्स कम टू दी एंड आई थिंक ऑफ एरे चैप्टर। ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था एरे का। आप एरे को बिल्कुल नॉर्मल वेरिएबल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको फंक्शन को दे सकते हैं, फंक्शन से एरे रिटर्न भी करवा सकते हैं। ठीक है, ये आपको एक प्रोग्राम लिखना है एरे का, स्ट्रिंग एरे का। ठीक है, स्ट्रिंग एरे को यूज़ करना है। दिस इज़ द वेरी important प्रोग्राम, यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम जिसमें एरे होगी इस्तेमाल, और आपको फाइंड करना है कि सबसे बड़ी या छोटी वैल्यू कौन सी है एरे की। सो दैट्स कम टू द एंड ऑफ एरे चैप्टर एंड ऑल्सो द एंड ऑफ दिस कोर्स। होपफुली कि आपको ये टॉपिक और ये पूरा कोर्स समझ में आया होगा। For any query, for any confusion, I am available
all the time on my WhatsApp, on my email और थ्रू द लाइव सेशंस। ठीक है, तो लाइव सेशंस में आकर आप सवाल कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज के ज़रिए कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए कर सकते हैं।